हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो सच में हमें पता होने चाहिए या जिनमें हमें काम करना आना चाहिए, उससे अच्छी जॉब मिल सकती है। ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा खिचड़ी नहीं फैलाऊंगा। कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स हैं जिन्हें मैंने भी प्रिपेयर किया था स्टार्टिंग में, और अभी भी जब जॉब चेंज करता हूँ या स्विच करता हूँ तो मैं ज़्यादातर उन्हीं टॉपिक्स पे फोकस करता हूँ। ऐसा नहीं है कि सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं। सारे टॉपिक्स की बजाय हम कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स पढ़ते हैं और 100% जॉब हमारी क्रैक हो जाती है। ठीक है, हमारा इंटरव्यू क्रैक हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखना। ठीक है, ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा बट नॉलेजेबल होगा, ये श्योर है। ठीक है, तो फिर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे सब्जेक्ट में। पहले हम रिएक्ट नेटिव की बात करते हैं। रिएक्ट नेटिव के अंदर में क्या आना चाहिए। वैसे मैंने बेसिकली सारी चीजें डाल दी हैं, ठीक है, बट ये सारी चीजें ऐसी हैं कि यार अगर आप ट्राई करोगे तो ये सारी चीजें लगभग हो सकती हैं। ठीक है, फंक्शनल कंपोनेंट एक्चुअली रिएक्ट के अंदर आता है, बट मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया क्योंकि कुछ लोगों को कंफ्यूजन होती है कि यार फंक्शनल कंपोनेंट हम रिएक्ट का भी समझते हैं, रिएक्ट नेटिव का भी यूज तो वही करते हैं ना। तो रिएक्ट नेटिव फंक्शनल कंपोनेंट्स के नाम से भी आप सर्च कर सकते हो, कभी कभी हम रिएक्ट फंक्शनल कंपोनेंट के नाम से भी सर्च करते हैं। तो ये मैंने दोनों जगह डाल दिया है, रिएक्ट में भी डाल दिया, यहाँ पे भी। ठीक है, तो पहली चीज है, जब भी हम रिएक्ट नेटिव सीख रहे हैं तो हमें क्लास कंपोनेंट की जगह फंक्शनल कंपोनेंट्स पे काम करना आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि क्लास कंपोनेंट हमें पता ही नहीं होना चाहिए कि कैसे हम यूज करें, कैसे हम उसके अंदर स्टेट यूज करें, कैसे हम उसके अंदर प्रॉप्स यूज करें। ऐसा नहीं है, वो भी हमें पता होना चाहिए, बट मोस्टली यूज या फिर एक हैबिट होनी चाहिए हमारी फंक्शनल कंपोनेंट्स को यूज करने की। ठीक है, पहला टॉपिक ये होना चाहिए कवर, बिल्कुल। दूसरा टॉपिक नेविगेशन जो लाइब्रेरी है वो 100% हमें अच्छे से यूज करने आनी चाहिए, क्योंकि अगर आप इंटरव्यू दोगे या फिर किसी भी कंपनी में जाओगे, सबसे पहला टास्क अगर आपको कोई भी ऐप बनाने को दिया जाता है, 5 स्क्रीन 10 स्क्रीन छोटा सा ऐप दिया जाता है, तो वहां पे आपको नेविगेशन लगाना पड़ेगा। अगर आपको नेविगेशन ही नहीं आता तो आप पहले ही बाजी हार जाओगे। क्यों? क्योंकि नेविगेशन पहला ही टास्क है। उसके बाद अगर कोई भी चीज इजी भी दे रहे हैं वो कर लोगे, बट दिक्कत ये आएगी कि आप नेविगेशन पे अटक जाओगे। तो नेविगेशन आपको आना ही चाहिए। ठीक है, जब नेविगेशन वगैरह आ जाता है, ठीक है, नेविगेशन हमें आता है। अब बात करते हैं, यहाँ पे मैंने पॉइंट थोड़ा सा स्विच कर दिया, एपीआईज पहले डाल दिए। ठीक है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि डिजाइन रेस्पॉन्सिव बने तभी हम एपीआई लगा रहे हो, है ना। एपीआईज पहले से लगाने आनी चाहिए। तो एपीआईज में आप एग्जॉस्ट प्लस फेच मेथड यूज करके, दोनों मेथड का यूज करके आपको एपीआईज लगानी आनी चाहिए। आपको रेस्पॉन्स अच्छे से गेट करना आना चाहिए। आपको फॉर्म में डेटा भेजने आना चाहिए। आप बॉडी के अंदर डेटा भेज रहे होते वो भी आना ही चाहिए। आप कैसे इमेजेस को अपलोड करते हैं तो एक प्रोसीजर होता है उसमें भी। जब AWS वाले सर्वर पे जब इमेज अपलोड करते हैं तो वहां पे एक अलग तरीके से करते हैं। तो ये सारी चीजें आनी चाहिए, बट मेन जो एजेंडा है वो एपीआईज लगाना आना चाहिए। ठीक है, अब AWS सर्वर वो सब प्रोसीजर अलग है, वो कभी कभी कोई फॉलो करता है कभी नहीं करता, बट यहाँ पे मेन चीज है कि हमें एपीआईज में जो CRUD ऑपरेशन होता है ना हमारा, क्रिएट रीड वाला, अपडेट एंड डिलीट, ये सारी चीजें हमें आनी चाहिए, है ना। उसके बाद डिजाइन हमें करनी आनी चाहिए, वो भी रेस्पॉन्सिव। रेस्पॉन्सिव में मतलब देखो, 1000 डिवाइस पे तो कोई भी चला के नहीं देखता, स्टार्टिंग में बहुत सारी चीजें धीरे धीरे होती हैं, बट हमें एटलीस्ट 5 से 6 डिवाइस पे चेक करके देखना चाहिए और पता करना चाहिए कि हमारा ऐप सच में रेस्पॉन्सिव है या नहीं। रेस्पॉन्सिव करने के तरीके क्या क्या होते हैं मैंने ऑलरेडी बता रखे, फिर भी एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ। पहला तरीका होता है परसेंटेज का यूज करके। दूसरा, आप रेशियो बना सकते हो डायमेंशंस की, हाइट एंड विड्थ को लेके। ठीक है, थर्ड एक लाइब्रेरी है, उसका कोड आप अपने ऐप के अंदर डाल के यूज कर सकते हो। ठीक है, ये कुछ तरीके होते हैं ऐप को रेस्पॉन्सिव बनाने का। आपको सारे तरीके एक साथ यूज करने होंगे पूरे ऐप के अंदर, जगह जगह पे अपनी अपनी नीड के हिसाब से पूरा ऐप रेस्पॉन्सिव बन जाएगा। अब अगला टॉपिक आता है कोड रीयूजेबिलिटी। हम इतनी सारी चीज सीख लेते हैं, इतने सारे कंपोनेंट्स बनाते हैं छोटे छोटे, अगर हम उनको यूज नहीं कर रहे हैं सही से, ऐसा कोड नहीं लिख रहे हैं हम ऐसा जो बार बार यूज कर सके मल्टीपल स्क्रीन पे, तो हमारा ऐप बहुत ज्यादा बल्कि हो जाएगा। मान लो अगर मैं 40 स्क्रीन पे काम करना है और हमें उसके अंदर छोटे छोटे कंपोनेंट हम बना रहे हैं, बट ऐसे नहीं बना रहे कि यार उनको बार बार यूज कर सके, तो 40 की यहाँ पे आपको 80 स्क्रीन का काम करना पड़ सकता है, क्योंकि आपको हर एक चीज हर एक स्क्रीन में सेम चीज कर रहे हो बट बार बार लिख रहे हो।
तो यहाँ पे ये एक ड्रॉबैक, इसलिए हमें कोड रीयूजेबिलिटी अच्छे से आनी चाहिए, जिससे हमारा कोड ऑप्टिमाइज भी रहेगा, हमारा ऐप भी थोड़ा सा लोडेड नहीं होगा, है ना, और ऐप का साइज भी कम होगा। उसके बाद फायरबेस। अब लोग कंफ्यूज रहते हैं कि यार जब भी कोई भी टॉपिक स्टार्ट करो, फायरबेस स्टार्ट कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि फायरबेस आपको 100% पूरा आना चाहिए। किसी भी कंपनी में जाओगे, आपको फायरबेस सिर्फ यूज करना है क्या, या तो आपसे सोशल लॉगिन्स करवाया जाएगा, या आपको फाइल स्टोर का यूज करके, या स्टोरेज में इमेजेस वगैरह डालने का, ठीक है। और एक ऑप्शन और बचता है, वो है हमारा नोटिफिकेशंस का काम। फायरबेस में ज्यादातर आपका नोटिफिकेशंस का काम होगा, क्योंकि अब अगर आप किसी और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जा रहे हो, यहाँ पे आप क्लाइंट के लिए ऐप बना रहे हो, तो वहाँ फायरबेस डेटा सेव करने के लिए कोई भी यूज नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे पर्सनल सर्वर होते हैं, एपीआईज होती हैं, तो वहाँ पे सारा डेटा सर्वर्स पे जाता है। फायरबेस स्टोरेज के लिए कोई भी यूज नहीं करता वहाँ पे, ठीक है। सिर्फ आपका नोटिफिकेशंस के लिए फायरबेस यूज होगा, तो नोटिफिकेशंस या फिर सोशल लॉगिन्स ये आपके कंप्लीट होने चाहिए। अगली बात करते हैं मैप। मैप आपको हर ऐप के अंदर देखने को नहीं मिलेगा, बट एटलीस्ट आपको मैप पता होना चाहिए। कैसे आप मैप के अंदर ऑटो सर्च का जो ऑप्शन होता है, ऑटो कंप्लीट वाला, वो लगा सकते हो। कैसे आप पॉलीलाइन को ड्रॉ कर सकते हो। कैसे आप दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकाल सकते हो। ये सारी चीजें आपको मैप के अंदर पता होनी चाहिए, ठीक है। अगला टॉपिक रीएनिमेटेड। रीएनिमेटेड के बारे में आपको सबको पता है, छोटे छोटे एनिमेशन हम रीएनिमेटेड से स्टार्ट करते हैं। मतलब पहले एनिमेटेड था रिएक्ट नेटिव के अंदर, फिर उसको थोड़ा सा एफिशिएंट बना के एक अलग से बना दिया है रीएनिमेटेड, जो हैंग कम होता है, लोड कम लेता है हमारे ऐप के अंदर, इसलिए रीएनिमेटेड पे काम करना हमें आना ही चाहिए। रेडक्स को मैंने अलग से भी डाल रखा है, यहाँ पे भी डाल रखा है रेडक्स को, ठीक है। तो रेडक्स आप जानते हो कि आप कोई भी ज़्यादातर फ्रेमवर्क्स के अंदर रेडक्स चलता है, तो रेडक्स एक अलग टॉपिक हो गया, बट मैंने यहाँ पे रिएक्ट नेटिव में मेंशन कर दिया है, ठीक है। तो रेडक्स भी हमें आना चाहिए, रेडक्स टूल किट एक्चुअल में आना चाहिए हमें, रेडक्स टूल किट जिसके अंदर हमारा ये सारी चीज़ें आनी चाहिए, चाहे आप थंक यूज कर रहे हो, चाहे मिडलवेयर यूज कर रहे हो, या डायरेक्ट लॉजिक यूज कर रहे हो, रेडक्स हमें टूल किट आनी चाहिए, ठीक है। नेटिव मॉड्यूल्स, हाँ नेटिव मॉड्यूल्स पे काम आप मोस्टली 20% या 30%, 20% भी चांसेस हैं जो आपको नेटिव मॉड्यूल्स पे काम करना पड़ेगा, 20 से 40% मैक्स। मोस्टली ऐप्स के अंदर आपको नेटिव मॉड्यूल्स में नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि मोस्टली काम आपका रिएक्ट नेटिव कोड के अंदर ही हो जाएगा, ठीक है। बट नेटिव मॉड्यूल्स अगर आपको करना पड़े तो कैसे करोगे, इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है। रीएनिमेटेड को मैंने 2 बार डाल दिया, इसके लिए सॉरी। बट उसके बाद हमारा जो अगला पॉइंट है वो है मीडिया। अब मीडिया में यार वीडियो, ऑडियो, इमेजेस मैंने यहाँ पे डाली नहीं है, क्योंकि इमेजेस आपको ऑलरेडी पता होता है, इमेज पिकर के बारे में आप सब बात करते हो कि यार रिएक्ट नेटिव इमेज पिकर कैसे यूज करें, तो वो तो है ही। उसके बाद वीडियो और ऑडियो को कैसे यूज करना है, वीडियो को डिस्प्ले कैसे, मतलब कैसे प्ले करना है वीडियो को, है ना, अलग अलग साइज में लिस्ट के अंदर कैसे प्ले करना है, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। ऑडियो के कैसे प्ले करना है, ट्रैक कैसे प्ले करना है, ये सारी चीजें। लोकल स्टोरेज के अंदर एसक्यूलाइट और एसिंक स्टोरेज हमें अच्छे से आना चाहिए। एसक्यूलाइट तो आपको पता है, चाहे आप स्टार्टिंग में कोई भी लैंग्वेज सीख रहे हो, चाहे एंड्रॉइड हो, नेटिव, कुछ भी हो यार, पहले से एसक्यूलाइट का रोल हमेशा से बहुत ज़्यादा रहा है। जब भी हम टेबलर फॉर्म के बारे में डेटा सेव करना चाहते हैं, तो अगर लोकल स्टोरेज की बात करें तो एसक्यूलाइट कुछ भी बीच, लाइक एसक्यूलाइट क्यों, क्योंकि यार और भी स्टोरेज ऐसा नहीं, लोकल स्टोरेज और भी हैं, बट एसक्यूलाइट हमारा एक फेमिलियर है, हमें स्टार्टिंग से एसक्यूलाइट आता है, कुछ ना कुछ हमने किया है एसक्यूलाइट में, तो इसलिए एसक्यूलाइट मैं सजेस्ट करता हूँ, ठीक है। उसके बाद गेस्चर हैंडलर। रिएक्ट नेटिव गेस्चर हैंडलर पैकेज का हम यूज करते हैं, बट एक्चुअल में उसके अंदर पैन रिस्पॉन्डर होता है, उसके अंदर ड्रैग वाले बहुत सारी चीजें होती हैं, तो वो सारी चीजें भी हमें पता होनी चाहिए गेस्चर हैंडलर के अंदर, कि कैसे हम एक स्क्रीन पे अगर कहीं क्लिक कर रहे हैं तो कैसे पता करें कि हमने कहाँ क्लिक किया, उसकी DX DY क्या है, एक्चुअल में पोजीशन क्या है मेरे क्लिक की मेरे ऐप के अंदर। सारी चीजें हम गेस्चर हैंडलर की ऐप से पता कर सकते हैं। डीप लिंकिंग एक्चुअल में जब फायरबेस सीखो उसके अंदर आ जाता है, बट मैंने अलग से इसलिए डाल रखा है क्योंकि आजकल कोई भी आप सोशल ऐप बना रहे हो, कुछ भी प्लेटफॉर्म बना रहे हो, ई कॉमर्स भी इवन बना रहे हो, तब भी आप कोई भी प्रोडक्ट किसी दूसरे बंदे को व्हाट्सएप पे शेयर कर रहे हो, कहीं भी शेयर कर रहे हो, तो वहाँ डीप लिंक का रोल रहता है, इसलिए डीप लिंकिंग मैंने अलग से डाल रखा है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डिप्लॉयमेंट आना चाहिए आपको एंड्रॉयड का, मोस्टली जो मेजोरिटी में होता है आपको एंड्रॉयड का 100% आना चाहिए। और अगर मान लो आपके पास एप्पल का अकाउंट नहीं है, जैसे मेरे पास भी नहीं है, तो हमें एक्चुअल प्रोसीजर पता होना चाहिए कि कैसे कैसे कर सकते हैं, बिल्ड कैसे बनानी होती है ना, किस तरीके से टेस्ट फ्लाइट अपलोड कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें नीड होती है, हमें पता होना चाहिए एटलीस्ट। अगर हमने नहीं किया है तो इतना बड़ा इशू नहीं है, बट एटलीस्ट हमें प्रोसीजर पता होना चाहिए।
तो ये जो मैंने रिएक्ट नेटिव की चीज़ें बताई, एटलीस्ट अगर आप इनको अच्छे से कर लोगे ना, तो भी आपकी बहुत अच्छी जॉब लगने के चांसेस हैं पूरे। कोई भी दिक्कत नहीं, मैंने सब यही सब चीज़ें, इनमें से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं अब सीखी हैं मैंने इस ईयर में। इससे पहले मैंने जॉब उनके बिना ली थी। तो ऐसा नहीं है कि आपको बहुत बड़ा मास्टर बनना, सारी चीज़ें नहीं सीखनी होती हैं, कुछ सेलेक्टेड चीज़ें हमें बहुत अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है? अब बात करते हैं जावास्क्रिप्ट की। जावास्क्रिप्ट हमें घोल के नहीं पीना है, ठीक है? जैसे आप देखते हो ना, जावास्क्रिप्ट के वीडियोज़ यूट्यूब पे बहुत अच्छी-अच्छी सीरीज़ डाल रखी हैं। भई हम रिएक्ट नेटिव डेवलपर को उतना नहीं पढ़ना है, क्योंकि हम बेस जो है ना, हम सिर्फ जावास्क्रिप्ट को एज़ ए मीडिएटर यूज़ कर रहे हैं। मतलब समझ रहे हो कि हम एक्शन जितने भी हम परफ़ॉर्म करना चाहते हैं, वो जावास्क्रिप्ट के लॉजिक ही हैं। बट हमें इतना ज़्यादा क्या होता है ना, डीएसए वाला एक में पूरा डेटा स्ट्रक्चर आना चाहिए जावास्क्रिप्ट के अंदर, ऐसा कुछ नहीं है। हमें जो हमने यहाँ पे लिस्टिंग बताई है, यही मैं ज़्यादातर यूज़ करता हूँ। जैसे वेरिएबल्स हो गए, लेट, वेर और कॉन्स्ट हो गया। लूप्स में हमारा जैसे फॉर हो गया, हमें व्हाइल पता होना चाहिए, इफ एल्स पता होना चाहिए, है ना? और मैप यूज़ कर लेते हैं, वो आइटरेशन में आ जाता है, पर वो एरेज़ के अंदर मैंने यहाँ डाल रखा है, ठीक है? स्ट्रिंग्स के हमें मेथड आना चाहिए, जैसे सब स्ट्रिंग कैसे करते हैं, स्लाइस मतलब होता है कैरेक्टर्स में कैसे कन्वर्ट कर देते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं स्ट्रिंग्स के अंदर, जितने भी मेथड्स होते हैं, वो सारी चीज़ें, ठीक है? एरेज़ एरेज़ देखो, अब एरे को दिखाने का तरीका कैसे होता है ना? कोई भी डेटा एरे में है, तो वो मर्ज कैसे करते हैं 2 एरे को, बहुत सारी चीज़ें। ऑब्जेक्ट, जैसे जेसन एरे हो गया, तो वो ऑब्जेक्ट के अंदर एक्चुअल में हो गया, एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो ऑब्जेक्ट कहाँ था? एरे के अंदर हम एक ऑब्जेक्ट को डाल सकते हैं ना, जेसन एरे के अंदर। तो वहाँ पे ऑब्जेक्ट्स भी हमें सीखने होते हैं। ES6 के टॉपिक्स, ES6 के अंदर एक्चुअल में ये वेरिएबल्स भी आ जाता है ना? जिसमें ये कॉन्स्ट और लेट ऐड करा गया, और भी बहुत सारे टॉपिक हैं, जैसे हमारा एरो फंक्शन हो गया, स्प्रेड ऑपरेटर हो गया, है ना? डी-स्ट्रक्चरिंग हो गया। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें जावास्क्रिप्ट पढ़नी है। तो ES6 के टॉपिक्स मुझे 15 से 16 टॉपिक होंगे, आप देखोगे तो, और ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। बट उनको आप सीख सकते हो, थोड़ा-सा टाइम देके, थोड़ा-सा ठंडे दिमाग से सीखोगे तो सारी चीज़ें ये हो जाएँगी। और इसका अलावा हमें जावास्क्रिप्ट में ज़्यादा कुछ रायता नहीं फैलाना, ज़्यादा खिचड़ी नहीं करनी है, इतना दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है? इतनी चीज़ें भी कर लोगे तब भी आपका इंटरव्यू आराम से निकलेगा। एक अच्छी जॉब लेने के लिए इतना सब भी काफ़ी है। मास्टर होना ज़रूरी नहीं है हर चीज़ का, बट कुछ चीज़ों की हमें अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, है ना? अब बात करते हैं रिएक्ट। देखो, एक्चुअल में रिएक्ट नेटिव के सारे टॉपिक्स रिएक्ट जैसे ही लगते हैं, और रिएक्ट के सारे रिएक्ट नेटिव भी ऐसे लगते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं चलता, क्योंकि दोनों एक साथ यूज़ कर रहे हैं, है ना? बट मेन चीज़ें क्या है कि कंपोनेंट्स रिएक्ट के हमें आने चाहिए, क्लास कंपोनेंट, फंक्शनल कंपोनेंट, लाइफ साइकिल मेथड्स हमें आने चाहिए, हुक्स आने चाहिए। हुक्स में जैसे हमारा यूज रेफ हो गया, यूज स्टेट हो गया, यूज इफेक्ट हो गया, है ना? यूज कॉल बैक हो गया, यूज रिड्यूसर हो गया। भाई बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हुक्स मैटर करते हैं, ठीक है? कंपोनेंट्स, लाइफ साइकिल मेथड एंड हुक्स, इतनी सारी चीज़ें कर लोगे तो आपका रिएक्ट भी ज़्यादातर क्लियर रहेगा। अब बात करते हैं कि यार देखो, अलग एक क्वेश्चन बनता है हमेशा से, डॉम मैनिपुलेशन। डॉम मैनिपुलेशन कैसे? तो देखो, डॉम मैनिपुलेशन हमें पता होना चाहिए एक्चुअल में डॉम होता कैसे है, तो मैंने यहाँ पे डॉम मेंशन नहीं किया, बट मैं आपको बता देता हूँ डॉम क्या होता है, ठीक है? डॉम को मैनिपुलेट करने का तरीका क्या है, अगर डॉम में चेंजेस, एक्चुअल में डॉम क्यों यूज़ करते हैं, डॉम और बॉम में फ़र्क क्या है, तो कोई क्वेश्चन वाला जब मैं एक वीडियो बनाऊँगा तो उसके अंदर क्लियर मेंशन करूँगा क्वेश्चंस को। बट ये सारी चीज़ें अगर आप कर लेते हो, इनको नोट डाउन कर लो, ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लो। अगर इतनी चीज़ें करके आपकी अच्छी जॉब नहीं लगी ना, तो मेरे से बोलना। अब आप कहोगे यार ये तो बहुत है, अगर एज़ ए बिगिनर देखोगे आप, बहुत है, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि आपको एक बार में सीखना है, ये सारी चीज़ें 2 या 3 साल में भाई सीखी जाती हैं, 2 साल में। अब देखो, जो लोग स्टार्टिंग में सीख लेते हैं, मैं उनको ये नहीं कहूँगा कि उन्होंने बुरा किया, अच्छा किया यार, स्टार्टिंग सीख लिया। बट अगर एक प्रोसेस माने तो हम पहले क्या सीखते हैं, पहले हम कंपोनेंट बनाना सीखते हैं, नेविगेशन में आना चाहिए, एपीआई आनी चाहिए, और थोड़ी-सी डिजाइनिंग आनी चाहिए। एक बिगिनर लेवल का होता है, जब हम 1-2 महीने रिएक्ट नेटिव में काम किया होता है, ठीक है? और फिर जब हम थोड़ा-सा बढ़ते हैं आगे, तो उसको रेस्पॉन्सिव बनाने लगते हैं, कोड को रीयूज़ करने लग जाते हैं, फायरबेस यूज़ करते हैं, मैप्स यूज़ करते हैं, रीएनिमेटेड, ये सब चीज़ें मैंने एक स्टेप में लिखी हुई हैं, ठीक है? और जब हम काफ़ी चीज़ें कर लेते हैं, 2, 4, 5 प्रोजेक्ट पे काम करने लगते हैं, तो ये सारी चीज़ें धीरे-धीरे सब यूज़ हो जाती हैं, ठीक है? बट ये वाला पोर्शन आपको स्टार्टिंग में करना चाहिए, चाहे आप बिगिनर हो, चाहे कुछ भी हो, ये पोर्शन तो आपको सीखना ही है, ठीक है? और ये भी रिएक्ट में। तो भई ये टॉपिक की आप ले सकते हो स्क्रीनशॉट, और अगर भाई से मुझसे कोई गलती हुई हो, कोई टॉपिक इसमें बताने में कि यार ये इम्पोर्टेंट नहीं है, तो माफ़ करना, बट मेरे हिसाब से यार ये चीज़ें हैं, क्योंकि मैंने ये सब चीज़ों को फेस किया है और मैंने पढ़ा भी है। और बहुत सारे लोगों ने कमेंट में पूछा था, जो मैंने एक वीडियो डाला था कि मैंने 1 लाख रुपए कैसे सैलरी, मतलब
कैसे ऐसी जॉब ली, तो यार इन्हीं सब टॉपिक्स के बेस पे ली। इंटरव्यूज में यही सारी चीज़, अब देखो रीएनिमेटेड कोई पूछेगा नहीं इंटरव्यू में कि रीएनिमेटेड यूज कैसे करते हैं, बट एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इनसे क्वेश्चंस इन टॉपिक्स से 100% नहीं बनेंगे कि सारे टॉपिक्स में से क्वेश्चन बन जाए। मोस्टली टॉपिक ऐसे होंगे जिनके क्वेश्चंस नहीं बनते, हमें सिर्फ इम्प्लीमेंट करना होता है, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो थोड़ा-सा तो ज़रूर नॉलेजेबल, थोड़ा-सा हेल्पफुल ज़रूर लगा होगा, और अगर हेल्पफुल लगा है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, जिससे उनकी भी थोड़ी-सी हेल्प हो जाएगी रिएक्ट नेटिव के अंदर, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।